सो गाइज इस वीडियो लेसन के अंदर अपने बात करने वाले हैं क्लास से 5, 6, 7 और 8th क्लास के तक के बच्चों के बारे में। यानी जो अपने इनिशियल स्टेज के अंदर होते हैं। इनिशियल स्टेज का मतलब जो अभी शुरुआती स्टेज के अंदर हैं, उनको इंग्लिश के जो छोटे छोटे सेंटेंस हैं वो हिंदी से इंग्लिश के अंदर कैसे ट्रांसलेट करें, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टेंस के बारे में, तो बहुत सारे बच्चों के साथ में ये मिसकन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये टेंस होता क्या है। टेंस, चलो टेंस काल को कहते हैं, टेंस काल को कहते हैं, बस एक चीज़ रट्टा रखा बैठे हैं। देखिएगा, टेंस का मतलब क्या होता है। मैं यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया कि ही प्लेज वॉलीबॉल, वो वॉलीबॉल खेलता है, ठीक है। और मैंने दूसरा सेंटेंस लिख दिया कि ही इज प्लेइंग वॉलीबॉल। और मैंने एक सेंटेंस और लिख दिया, ही वॉज प्लेइंग वॉलीबॉल। अब मैं आपसे अगर ये कहूं कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर इसका मतलब है वह वॉलीबॉल खेलता है, वह वॉलीबॉल खेलता है। ध्यान से देखना इस चीजों को, यहीं पे कहानी समझ में आ जाएगी कि टेंस वास्तव में होता क्या है। दूसरे का मतलब है कि ही इज प्लेइंग वॉलीबॉल, वह वॉलीबॉल खेल रहा है, वह वॉलीबॉल खेल रहा है। और तीसरे का मतलब है वह वॉलीबॉल खेल रहा था, वह वॉलीबॉल खेल रहा था। अब ये जो सेंटेंस हैं, इन सेंटेंसेस के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिएगा, था, है और है, यानी ये दोनों वाक्य हैं, ये तो प्रेजेंट के हैं और ये वाक्य है ये पास्ट का है। हिंदी वालों को अगर मैं छोड़ दूं तो इंग्लिश वाला जो सेंटेंस है, ही वॉज प्लेइंग वॉलीबॉल और ही इज प्लेइंग वॉलीबॉल के अंदर ही आपको टेंस बता रहा है क्या? नहीं बता रहा। ही बता रहा होता तो ही इसमें भी ही है, तो इसको मैंने प्रेजेंट क्यों कह दिया और इसको मैंने पास्ट क्यों कह दिया? क्या आपको वॉलीबॉल बता रहा है? नहीं, वॉलीबॉल भी नहीं बता रहा है। वॉलीबॉल ही तो इसमें है और वॉलीबॉल इसमें है, तो ये वॉलीबॉल प्रेजेंट का कैसे हुआ और ये वॉलीबॉल पास्ट का कैसे हुआ? इसका मतलब यहाँ पे ये इज है, ये, और यहाँ पे ये वोज है। बस इतना सा ही तो अंतर है इन दोनों सेंटेंस के अंदर कि एक सेंटेंस में तो इज आ गई और एक सेंटेंस में क्या आ गया, वोज आ गया। तो आपने इज वाले को देख के तो कहा कि ये प्रेजेंट है और वोज वाले को आपने देख के कहा कि ये पास्ट है। क्यों कह दिया ऐसा? आपने इसलिए कह दिया कि टेंस का काम क्या होता है। टेंस एक वर्ब की क्या होती है, फॉर्म होती है। जैसे देखिएगा, ये वर्ब की फॉर्म ही है एक। टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है जो हमें ये बताती है कि ये काम करने वाला कौन है, खेलने वाला कौन है। यानी काम खेलने का हो रहा है और खेलता कौन है, ही खेल रहा है ना, वह खेल रहा है। अब जो काम करने वाला है उसने वो काम कौन से समय में किया या करता है, उस चीज को जो वर्ब की फॉर्म बताती है उसे ही अपने क्या कह देते हैं, टेंस कह देते हैं। कि भाई ना, मेरे बात समझ में नहीं आई। चलिए एक एग्जाम्पल अपने और लेते हैं, और एग्जाम्पल जब मैं और लेता हूं तब देखिएगा यहाँ पे क्या चीज होती है। जैसे मैं यूं कह दूं कि he is going there, वो वहां जा रहा है। मान लो इसका हिंदी अनुवाद भी आपको नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, आने लग जाएगा। और एक मैं कह दूं कि he was going there, वो वहां पे जा रहा है। अब समझते हैं, मैं कह रहा हूं कि ऊपर वाले के अंदर प्रेजेंट टेंस है
और इसके अंदर अभी पास्ट टेंस है। देखिएगा मैंने इसके अंदर पास्ट किस आधार पे बता दिया और इसके अंदर प्रेजेंट किसके आधार पे बता दिया। वाक्य को देखते हैं अपने, ये ही तो दोनों में ही एक जैसा ही है। तो मतलब ही को देख के तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये प्रेजेंट है ये पास्ट है, क्योंकि ही इधर लिखा हुआ है ही इधर लिखा हुआ है। तो इसको देख के तो मेरे को नहीं पता चला, न ही मेरे को गोइंग को देख के पता चला, न ही मेरे को देयर को देख के पता चला। ये तो दोनों में ही एक जैसे हैं तीनों के तीनों। अब यहाँ 1 नंबर सेंटेंस में देखिए इज लिख रखा है और 2 नंबर सेंटेंस के अंदर क्या लिख रखा है मैंने, वोज लिख रखा है। यानी इतनी चीज तो कन्फर्म हो गई ना आपके कि भाई ऊपर वाले में तो ये इज को देख के तो ये बोल रहा है कि प्रेजेंट है और वोज को देख के ये बोल रहा है कि ये पास्ट है। पहली चीज कन्फर्म हो गई। अब मैंने ये क्यों कह दिया और टेंस का मतलब क्या होता है इसको एक बार से दोबारा से देखते हैं। देखिएगा यहाँ काम हो रहा है उसके जाने का काम हो रहा है, यहाँ भी जाने का काम हो रहा है। तो ये जाने का जो काम है इस सब्जेक्ट ने, सब्जेक्ट आता है शुरुआत में इसके, इस सब्जेक्ट ने ये कौन से समय में किया, कौन से समय में किया वो ये बता रहा है। इज है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट में कर रहा है ये काम जाने वाला। और अगर वोज लग गया इसका मतलब वो अब नहीं जा रहा है, वो जा रहा था, यानी बात पास्ट की हो गई वहां पे। तो इस सब्जेक्ट ने ये काम कौन से समय में किया, इस चीज को जो वर्ब की फॉर्म बताती है उसे ही मैं क्या कहता हूं, टेंस कहता हूं। तो सबसे पहली चीज आई कि टेंस होता क्या है। तो टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है जो हमें ये बताती है कि कोई काम जो सब्जेक्ट ने किया है या सब्जेक्ट के साथ में हुआ है वो कौन से समय में हुआ है या कौन से समय में उस सब्जेक्ट ने किया है। जो चीज़ ये वर्ब की फॉर्म, जो वर्ब की फॉर्म ये सारी चीज़ बताती है उसे ही अपने क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। तब आप देखते हैं कई जगह डेफिनेशन लिखी हुई होती है कि टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है जो कि हमें ये बताती है कि अमुक काम को सब्जेक्ट ने कौन से समय में किया, और जो ये चीज़ बताती है उसी वर्ब की फॉर्म को ही अपने क्या कह देते हैं, टेंस कह देते हैं। कहने का मतलब मेरा है कि टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है और कुछ नहीं होती इसके अलावा। पहली चीज़ तो समझ में आ गई। अब आप में से कईयों का क्वेश्चन ये होगा कि भाई ठीक है हमारे समझ में आ गया टेंस की हुआ है, अब हमें तो ये बता कि हिंदी और वाक्य अंग्रेजी बनानो आने लग जाओ के आने लग जाओ। देखो कैसे आने लग जाएगा। पहले शुरुआत के अंदर अपने ने ये जानने का प्रयास किया कि भाई वास्तव में अपने टेंस पढ़ रहे हैं तो इनको मतलब क्यों है टेंस को। अब दूसरी चीज कि भाई ये जो टेंस होता है इसके अंदर ये कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का हो गया। एक तो प्रेजेंट और दूसरा पास्ट की आलू बाकर थी। तो तीसरा फ्यूचर कहां गया, फ्यूचर टाइम होता है, फ्यूचर टेंस ही नहीं होता है कि भाई टेंस ये तो टेंस ही पढ़ा है हमने। तो फिर अगर टेंस पढ़ा है तो इसका मतलब मैं इतनी देर जो डेफिनेशन बता रहा था वो डेफिनेशन गलत है कि टेंस फिर एक वर्ब की फॉर्म नहीं होती। देखिएगा प्रेजेंट टेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट टेंस के अंदर सेकंड फॉर्म आती है, तो इसका हिसाब से तो फिर इसमें थर्ड आनी चाहिए, जबकि इसमें तो थर्ड आती ही नहीं है। इसका मतलब इसकी कोई फॉर्म ही नहीं होती। और क्यों नहीं होती, क्योंकि ये टाइम होता है। चलो उस झमेले को भी छोड़ दो कि भाई ये टाइम होता है कि टेंस होता है। एक बार जैसा भी मान रहे हो वैसा मान लीजिए कि भाई ठीक है टेंस हुआ है तो टेंस मान रखे हो तो टेंस मान लियो एक बार। बाकी जनरली चीज़ ये अगर आप सही चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो प्रेजेंट और पास्ट तो टेंस होते हैं, फ्यूचर क्या होता है, टाइम होता है। अगर ये टाइम नहीं होता, अगर ये टेंस होता तो इसकी कोई ना कोई वर्ब की फॉर्म होती और इसकी कोई फॉर्म नहीं होती है। आपने देखा होगा जैसे go, went, gone, going होता है ना, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है और ये आईएनजी फॉर्म है। यानी ये प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ये आएगी प्रेजेंट टेंस में, ये आएगी
पास्ट टेंस में ये आएगी कंटिन्यूअस यानी प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट के अंदर। ये ज़्यादातर आपने देखा होगा पैसिव वॉइस बनाते समय काम में लेते हैं, या फिर परफेक्ट एस्पेक्ट के बाद में काम में लेते हैं। तो प्रेजेंट की फॉर्म है, पास्ट की फॉर्म है, फ्यूचर की फॉर्म कहाँ है? नहीं है ना। तो इसका मतलब फ्यूचर टाइम होता है। अच्छा चलिएगा, उस भी झमेले को छोड़ दीजिए। अगर अभी तक भी समझ में नहीं आया ना तो भी कोई बात नहीं है। देखिएगा, ये जितने भी टेंस होते हैं, इन प्रत्येक टेंस के अंदर चार चार एस्पेक्ट होते हैं। क्या हैं? ओके हुए एस्पेक्ट, ओके हुए वो अपन यहाँ बतावे कि कोई काम पूरो हो गयो या फिर वो जारी है। कि अच्छा पूरो हो गयो मतलब वो परफेक्ट हो गयो, यानी पूरो हो गयो, कंप्लीट हो गयो। अरे या फिर वो जारी है चिंगो मतलब वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस की स्पेलिंग को ध्यान से देख लेना कि अच्छा दो प्रकार के होते हैं। फिर ये चार क्यों बताए? देखिए कई कई जगह मैं जब अपने आगे जिक्र करेंगे तब समझ में आएगा आपके कि कई कई जगह परफेक्ट भी होता है और कंटिन्यूस भी होता है। अच्छा ठीक है, मान लिया भाई परफेक्ट कंटिन्यूस, और मान लिया एक एस्पेक्ट ये भी हो गया। तो फिर ये कहाँ गया? ये जब आपको यूं लगे, कई सेंटेंस ऐसे भी आएंगे जिनके अंदर न तो आपको ये पता चलेगा कि ये शुरू कब हुआ और न आपको ये पता चलेगा कि ये ख़त्म कब होगा। तो अगर न ये पता चले कि ये शुरू है या फिर जारी है या पूरा हो गया है, तो उसको अपने इंडेफिनिट बोलते हैं, या अपने साधारण भाषा के अंदर उसको सिंपल कर देते हैं। तो अच्छा ये प्रेजेंट के होते हैं? नहीं, यही पास्ट के भी होते हैं। प्रत्येक टेंस के अंदर चार चार क्या होते हैं? एस्पेक्ट होते हैं। भाई क्या ये एस्पेक्ट वाली बात हमारे समझ में नहीं आई? आ जाएगी समझ में, आगे आ जाएगी। और यही चीज फ्यूचर, अगर मैं टाइम की बात करूं तो फ्यूचर टाइम के साथ में होते हैं। कि ठीक है, मान लिया कि टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है। टेंस दो प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस के अंदर चार चार क्या होते हैं? एस्पेक्ट होते हैं। सिंपल हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया और परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इतनी सी तो बात याद करनी है। कहाँ इतनी सी बात याद करनी है? चलो फिर आगे आगे देखिएगा। प्रत्येक जो ये एस्पेक्ट होता है इसके अंदर चार ही प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। कितने प्रकार के सेंटेंस बनते हैं? चार प्रकार के। जैसे मैं यूं कहूं, पहला तो मैंने लिख लिया टेंस, प्रेजेंट लिख लिया। अब इसका पहला एस्पेक्ट लिख लेता हूं मैं सिंपल, और मैं कह रहा हूं कि ये प्रेजेंट। अब प्रेजेंट आता जाएगा और मैं अलग अलग एस्पेक्ट का नाम लिखता जाऊंगा। पहले इसको समझा दिया सिंपल को, बाद में कंटिन्यूअस को, फिर परफेक्ट को, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस को, और बाद में ये अपने पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनके अंदर चार जो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो हो गया अपना पॉजिटिव। कौन सा हो गया? पॉजिटिव। दूसरा हो गया अपना नेगेटिव, और तीसरा जो अपना टाइप है वो हो गया अपना इंटरोगेटिव। और जो चौथा टाइप है वो हो गया अपना नेगेटिव इंटरोगेटिव। कि अच्छा ये चार प्रकार होते हैं। अब इनके अंदर हमें समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसा होता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसा होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है, और नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसा होता है। यही भाग सारे टेंस के सारे एस्पेक्ट के अंदर आएंगे। यानी टेंस दो, उसके अंदर एस्पेक्ट कितने? चार, और प्रत्येक एस्पेक्ट में वाक्य कितने प्रकार के बनेंगे? चार प्रकार के वाक्य बनेंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव।
अब यहाँ पे पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर अगर उस टेंस के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है तो वो आएगी, फिर उसके बाद में मेन वर्ब आएगी। अब ये मेन वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, बात करूँगा मैं अभी। फिर इसके बाद में आगे ऑब्जेक्ट या अदर आता है और लास्ट में फुल स्टॉप आता है कि अच्छा। और नेगेटिव में बात ही नेगेटिव कर रहा है ये, यानी नकारात्मक कर रहा है, तो सीधी सी बात है ऑक्सिलरी के बाद में और मेन वर्ब से ठीक पहले क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। ये नेगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि मेन वर्ब के ठीक पहले क्या लगा देना होता है, अपने को नोट लगा देना होता है कि अच्छा। अब आ गई बात समझ में, नेगेटिव वाली भी आ गई कि इसके हिंदी वाक्यों के अंदर नहीं आएगा, हाँ नहीं आएगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के, एक तो कौन से जो ऑक्सिलियरी से शुरू होते हैं और दूसरे कौन से जो किससे शुरू होते हैं, WH से, वर्ड से शुरू होते हैं। अब ये ऑक्सिलरी वाले कौन से होते हैं, देखिएगा सबसे पहले इनके अंदर क्या आएगी, भाई नाम ही मैं ये ले रहा हूँ कि ये ऑक्सिलरी से शुरू होंगे तो ऑक्सिलरी से ही शुरू होंगे ना। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस में बाद में इसके सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे मेन वर्ब आएगी और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या अदर आएगा और लास्ट ही लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लास्ट ही लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। कि WH वर्ड वाले के अंदर ये सबसे पहले WH वर्ड रख दो और बाद में ये का ये पूरा का पूरा यहाँ पे रख दो, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कि अच्छा ये पूरा का पूरा उठा के और इसको WH वर्ड के बाद में रखने से ये WH वर्ड वाला बन जाता है, हाँ WH वर्ड वाला बन जाता है। हिंदी वाक्यों के अंदर मैं बात करूंगा कि ये किस प्रकार के वाक्य होते हैं और ये किस प्रकार के वाक्य होते हैं अभी थोड़ी देर बाद में। पहले एक बार अपने स्ट्रक्चर है वो साथ साथ में आप नोट भी कर लें और इनको एक बार के लिए आप लिख लें। अगर बाई चांस आपको ये लगे कि भाई जल्दी चल रहा है तो जल्दी चल रहा है तो आप ऐसे करें कि इस वीडियो को एक बार के लिए पॉज कर लें और पॉज करने के बाद में पहले पूरी सारी चीज़ें लिख लें और उसके बाद में से दोबारा चला लें। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो ऑक्सिलियरी वर्ब आएगी, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। क्या नोट है ये, देखो नेगेटिव है तो नोट तो आना चाहिए ना, हाँ नोट आएगा, लेकिन नोट आएगा मेन वर्ब से ठीक पहले। ये मेन वर्ब लगाइए और इससे ठीक पहले क्या लगा दिया, नोट, और ऑब्जेक्ट या अदर। और दूसरा इंट्रोगेटिव है तो दो प्रकार का तो होगा ही होगा। अब एक WH वर्ड वाला हो गया। अब WH वर्ड वालों के अंदर क्या करना होता है, सेम का सेम यही रखना होता है, ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर और लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। कि भाई इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें और इसमें अंतर इतना सही है कि इसमें देखो मेन वर्ब के ठीक पहले बस नोट लग गया, बाकी सेम का सेम यही है। कि नोट क्यों लगाया, नोट तो नाम में ही है इसके, देखो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव आते ही तो नोट लेगा ये, और नोट ले लिया। तो ये इतने प्रकार के स्ट्रक्चर के हम वाक्य सीखेंगे। अब भी मैं यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करूं कि कईयों की ये समझ में नहीं आता जब मैं ये कहता हूं कि पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट रख दिया करो, कि तू सब्जेक्ट रखने की बात करें, मैं तो सो क्यों रख दिया माने यही बेरो कौन पड़े, सब्जेक्ट है घट है। तो वो देखना ध्यान से, जिनको ये नहीं पता चलता ना कि भाई सब्जेक्ट कट आवे सेंटेंस में। देखिएगा मैं 2-4 हिंदी के सेंटेंस लिखता हूं जिसके अंदर से अपने सब्जेक्ट को ढूंढने का प्रयास करेंगे और शायद वो यूनिवर्सल होंगे, इसलिए आपको बाद में सबको मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं यूं कहता हूं कि राम वॉलीबॉल खेलता है, राम वॉलीबॉल खेलता है। ठीक है भाई, पहला सेंटेंस हो गया, राम वॉलीबॉल खेलता है। अब इस सेंटेंस के अंदर जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस लिख दिया, एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं, वह अंग्रेजी पढ़ाता है, मैं गाना गाता
हूँ, वह नाच रहा है, वह पढ़ रही है, तुम खाना खा रहे हो। अब ये मैंने इतने सेंटेंस लिखे हैं कि भाई सब्जेक्ट कौन सा है इनके अंदर से, तो सब्जेक्ट पहले के अंदर देखिए, गाता हूं, गा रहा है, और गाने का काम कर कौन रहा है बताइए, गाना कर रहा है या मैं कर रहा हूं। इस सेंटेंस के अंदर मैं कर रहा हूं ना, तो मैं इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई, तो आई को अपने सबसे पहले लिख देंगे, पहली चीज समझ में आ गई। दूसरे के अंदर राम वॉलीबॉल खेलता है, देखिए क्रिया क्या हो रही है, वर्ब एक्शन क्या हो रहा है, खेलना हो रहा है। और खेल कौन रहा है बताओ, वॉलीबॉल खेल रहा है या राम खेल रहा है, राम खेल रहा है ना, तो यहां पे राम क्या हो गया, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। खा रहे हो, खा कौन रहा है बताओ, खाना खा रहा है, अपने आप को ही खाना खा रहा है या फिर तुम खा रहे हो, तुम खा रहे हो, इसका मतलब तुम क्या हो गया, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। वह अंग्रेजी पढ़ाता है, एक्शन पढ़ाना हो रहा है ना, पढ़ाने का काम हो रहा है, और पढ़ाने का काम कर कौन रहा है इस वाक्य के अंदर, वह कर रहा है। अंग्रेजी अपने आप को ही पढ़ा रही है क्या, या वह कर रहा है, तो वह कर रहा है, तो वह इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। नाचना, नाचने का काम हो रहा है भाई, डांस का काम हो रहा है, कर कौन रहा है इसके अंदर, वह कर रहा है, तो वह सब्जेक्ट हो गया। पढ़ रही है, पढ़ने का काम हो रहा है, कर कौन रहा है, वह कर रहा है, वह कर रही है, तो ये जो उस काम को करता है, यानी जिस काम को किया जा रहा है, जिसके द्वारा किया जा रहा है, वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। बात सीधी सी है और मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, और आगे से आगे अपने जैसे जैसे सेंटेंस को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करते चले जाएंगे, आप वैसे वैसे इन चीज़ों को समझते चले जाएंगे। अब मैं अगली चीज़ की चर्चा करता हूँ इसके बाद में, कि भाई अपने जैसे मैं बात कर रहा था प्रेजेंट सिंपल की, तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर अब आपको 4 प्रकार की चीज़ें आ गई कि प्रेजेंट सिंपल, पहला तो ये टेंस है, ये पहला एस्पेक्ट हो गया, और इसके अंदर अपने पहला प्रकार का वाक्य बनाते हैं पॉजिटिव वाक्य, कि हाँ पॉजिटिव वाक्य बनाना है। कैसे बनाएंगे इस पॉजिटिव वाक्य को, सबसे पहले तो हम वाक्य के अंदर रख देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो अब आप जान ही गए हो कि वो काम को करने वाला होगा। फिर उसके बाद में हम रखेंगे वर्ब की बेस फॉर्म, या इस बेस फॉर्म के साथ में, यानी जैसी वर्ब है ना वैसी की वैसी रख देंगे, कोई सेकंड नहीं कोई थर्ड नहीं लगानी अपने को। वर्ब की बेस फॉर्म के साथ में अपने क्या लगा देंगे, एस या ईएस लगा देंगे, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, अदर है तो अदर लगा देंगे, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे कि ठीक है लगा देंगे। अब जैसे ही मैंने कहा कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, अब आपके दिमाग में आया कि भाई वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लड़का है ना यहाँ पे, तो मेल है तो मेल को कहते हैं ही, अगर पढ़ती है होता तो उसको कहते सी, उसको सी कहते। तो कि भाई ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब ये पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं रीड, ये छोटे मोटे मीनिंग तो आने चाहिए, तो ही रीड, बस इतना ही कर दूं मैं। अब आपने देखा नहीं, मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, और बाद में सब्जेक्ट के बाद में ये वर्ब है, मैन वर्ब है, इसकी बेस फॉर्म या बेस फॉर्म के साथ में एस आएगा या ईएस आएगा। अब मामला फंस गया यहाँ पे कि भाई आ कद लगावा और ए कद लगावा। तो देखना कि अगर आपनो सब्जेक्ट हुआ है ही और सी और इट, और या कोई सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन को मेरा मतलब है एक वचन संज्ञा हूं, क्या हूं मतलब है एक वचन संज्ञा हूं, का एक वचन कोई सी हुआ है, अरे ये एक वचन हुआ है,
और आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन हो तो ए तो ठीक है, नाम पा जाएगा सब्जेक्ट आ जगह सीधा का सीधा ही। अब प्लूरल नाउन क्यों है तो प्लूरल नाउन एक हूँ ज़्यादा हो कि प्लूरल नाउन, और एक हुआ कि सिंगुलर नाउन। अब भाई राम की है सिंगुलर नाउन, एक कोई नाम है नहीं। और मैं कहूँ कि राम एंड राहुल, राम और राहुल, अब एक जना हो गया, राम हो गया और एक राहुल हो गया, दो जना हो गया नहीं। तो राम और राहुल दो जने हो गए, दो जने होते ही प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर ये ही सी इट या सिंगुलर नाउन होना तब तो अपने वर्ब की बेस फॉर्म के साथ में क्या लगा देंगे, एस या ईएस लगा देंगे। अरे जे में सब्जेक्ट है तो केवल वर्ब की बेस फॉर्म लगानी है, भी कहना एस लगा देनो है न ईएस लगानो है। का अच्छो समझ में आ गया फिर तो मेरा। हाँ तो लगा। अब ही के साथ में रीड और रीड के साथ में फिर समस्या आ गई। अब बताओ एस लगाऊं या ईएस लगाऊं कि अच्छा ये तो समस्या है। अब देखना इस वर्ब का हम अंतिम अक्षर देखेंगे और अंतिम अक्षर इस वर्ब का अंतिम अक्षर अगर एस एस एच सी एच ओ एक्स में से हो तो अपने क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे, अदरवाइज क्या लगा देंगे, केवल और केवल एस लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं कि भाई लास्ट में डी है ना, डी ये है क्या, नहीं है, ये है क्या, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो बताओ ईएस लगाएं क्या, नहीं लगेगा, केवल क्या लगेगा, एस लगेगा। तो ही रीड्स। चलो एक वाक्य और बना के देखते हैं। मैं कहूं कि भाई वह खेलता है, वह खेलता है, बनाओ। तो ही आ गया नहीं, और खेलता, खेलता आ गयो तो प्ले, और प्ले के साथ बताओ के लगाऊंगा, एस लगाऊं या ईएस लगाऊं। पहली चीज तो लगाने की जरूरत पड़ेगी कि हाँ पड़ेगी, ही आयो है नहीं तो एस या ईएस तो लगेगो, सी आइडो हुआ तो एस या ईएस ही लगेगो, और क्या आइडो हुआ इट, और क्या आइडिया हुआ है कोई एक नाम आइडो हुआ कोई चीज को तो एस या ईएस तो लगेगो। अब लगेगो तो बताओ वर्ब को अंतिम अक्षर की है वाई, वाई आमू है कि कोई कोनी तो केवल के लगा देगा, एस लगा देगा। बात समझ में आ गई सीधी सी। अब चलो मैं एक सेंटेंस और देता हूं। जैसे मैं यूं कह दूं मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, बोलो मैं के कहें इंग्लिश में आई, और खेलना के कहें प्ले। मैं खेलता हूं तो आई प्ले, और प्ले कैसा क्या बताओ, एस या ये लागे गो कोनी, वाई है लास्ट में, आमू है कि कोनी तो केवल के लागणो चाहिए, एस लागणो चाहिए, कौन लागे एस। क्यों, क्योंकि देखो आंग सब्जेक्ट की है, आई है नहीं, आई होगा तो की को लगाणो, ए तो कद देखना है वर्ब के लास्ट में जदा अपनो सब्जेक्ट ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, या फिर के हुआ सिंगुलर नाउन हुआ, भी टाइम देखना है। अब तो की देखना ही को नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ आई प्ले, इतना ही सेंटेंस है वो बन जाएगा आराम से। इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अगला सेंटेंस है वो आपको अगर यूं कहूं कि वह दौड़ता है, वह नाचता नाचती है, वह वे गाते हैं, हम खाते हैं। ये लो कोई भी मैंने एक्शन लिख दी बस,
तो वह ही, और दौड़ने को कहते हैं रन। अब ही सी इट आ गया तो इसका मतलब एस या एस तो पक्का लगेगा। और अब बताओ लास्ट में एन है तो एस लगेगा या ई एस लगेगा? केवल एस लगेगा, ही रन्स। केवल अभी अपने दो छोटी छोटी चीजें आ जाए उनका सीख रहे हैं, अगर इनका आ गया तो फिर कितना ही बड़ा सेंटेंस आ जाए, फिर आप ट्रांसलेट कर दोगे। वह नाचती है, नाचती सी आएगा। और नाचने को क्या कहते हैं? डांस। ये लो, अब वाक्य सही हो गया? नहीं, ही सी इट हो तो एस या एस लगाना होता है, लास्ट में ई है तो केवल क्या लगेगा? एस लगेगा। बात समझ में आ गई? वे गाते हैं तो वे को कहते हैं दे, और सिंग गाते हैं। अब एस या एस लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि दे है ना, तो आई वी यू दे, अगर ये हो तो न एस लगेगा न ई एस लगेगा। हम खाते हैं तो वी ईट, हम खाते हैं। तो ये अब छोटे छोटे बस मीनिंग आने चाहिए, दौड़ने का, नाचने का, गाने का, खेलने का, कूदने का, उठने का, बैठने का, सोने का, लेटने का, ये मीनिंग अगर छोटे छोटे आ रहे हैं ना, तो फिर ये ही सी इट राम राहुल ये रखते चले जाओ और आगे वो मीनिंग रख दो। प्रेजेंट सिंपल का इतना सा मामला है। बस एक चीज़ याद रख लेना कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये और या फिर केवल है, हैं और हूँ शब्द आ सकते हैं। ये आएंगे तब दूसरा केस बनेगा, ये आएंगे तब दूसरा केस बनेगा। अब देखिए आपने, मैंने जितने भी वाक्य लिखे हैं ना, उनके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये शब्द आ रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने आराम से इन सेंटेंसेस को इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब कुछ एक अपने 10 एक सेंटेंस देखते हैं, आप मेरी हेल्प करना उनके अंदर बनाते समय। अगर समझ गए हो तो आराम से बना लोगे, अगर नहीं समझे हो तो अभी तक की जितनी भी चीज़ें बताई हैं इनको दोबारा से समझिए, फिर उसके बाद में आप इन सेंटेंसेस को मेरे साथ साथ में आराम से बना पाओगे। इस प्रकार से अपने आराम से इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में सक्षम हो जाएंगे। तो अब देखिएगा, ये हमारे पास में 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। राम खेलता है, वे जाते हैं, वह जाती है, मैं पढ़ता हूँ, तुम दौड़ते हो। तो ये जो 5 प्रकार के सेंटेंस हैं, इनको अपने अगर इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो सबसे पहला जो सेंटेंस है, राम खेलता है। अब इस सेंटेंस के अंदर मेरे को बताइए कि खेलने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम हमारा क्या हो गया? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। तो राम और प्ले, खेलना क्या हो गया? प्ले। अब बताओ इसके साथ में एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा? अब एस या एस लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये देखिएगा यहाँ एक ही आदमी का नाम है ना। अब ये सिंगुलर नाउन हो गया और सिंगुलर नाउन के साथ में क्या लगता है? एस या ईएस लगता है। तो इसके साथ में अपने केवल लगा देंगे एस। ईएस क्यों नहीं लगाएंगे? ईएस कब लगाते? अगर इस वर्ब का अंतिम अक्षर है, ये जो वाई है, इसकी जगह अगर क्या होता? एस होता, एस एच होता, सी एच होता, ओ होता, एक्स होता, तो अपने क्या लगा देते? ईएस लगा देते। वे जाते हैं, तो वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। क्या कहते हैं? दे, THEY दे। और जाने को कहते हैं गो, गो। तो यहाँ पे दी गो। अब बताइए एस या एस लगेगा क्या? एस या एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आई हो, वी हो, और क्या हो? यू हो, और क्या हो? दे हो, या फिर कोई प्लूरल नाउन। यानी प्लूरल नाउन का मतलब यहाँ राम अकेला है इस सेंटेंस में, अगर राम और राहुल दो होते, राम और श्याम दो होते, तो अपने क्या लगाते इसके साथ में? केवल इसको प्लूरल मानते और प्लूरल के हिसाब से कुछ नहीं लगाते। यानी न एस लगेगा अब, न ईएस लगेगा, और ये आपका सेंटेंस हो गया। और लास्ट में क्या लग गया? फुल स्टॉप लग गया। तीसरा सेंटेंस है वह जाती है। तो वह जाती है,
अब सी गौ। अब बताइए एस या यस लगेगा क्या गौ के साथ में? लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि देखिए फिर देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या गया, सी। अगर ही हो, सी हो, इट हो और या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो तो एस या ईएस लगाते हैं। अब बताओ एस लगाऊं या ईएस लगाऊं? एस या ईएस का निर्धारण ये वर्ब का अंतिम अक्षर करेगा। अगर वर्ब का अंतिम अक्षर एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स हो तो ईएस लगाएंगे। देखिए ओ है तो अब अपने को एस लगा देना। बात सीधी सी है। मैं पढ़ता हूं तो मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, और आई के साथ में पढ़ने को बोल दिया रीड। अब एस या यस लगेगा नहीं, क्योंकि अगर ये हो तो न एस लगता है न ईएस लगता है। फिर एक लास्ट सेंटेंस है हमारे पास में, तुम दौड़ते हो। तुम दौड़ते हो के अंदर क्या आएगा? देखिएगा यू, और दौड़ने को क्या कहते हैं? रन, तो यू रन। अब एस या यस लगेगा क्या? एस या यस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वही बात आ गई, यू की आ गई। तो क्या मैं अगर सीधा पूछ लूं आपसे और ये इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया और ये सेंटेंस बन गया। अब मैं अगर जैसे आपसे सीधा ही पूछ लूं कि बताओ यहां पे जैसे मैंने लिख दिया ही, सी, इट, और या मैंने किसी का नाम लिख दिया जैसे राहुल लिख दिया, ठीक है, और दूसरा मैंने लिख दिया आई, वी, यू और दे, और यहां पे मैंने किसी दो चीजों के नाम लिख दिए या कोई ऐसी नाउन लिख दी जिसके साथ में एस आ रहा है, यानी जैसे बहुवचन जो होती है स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों मैंने लिख दिया, या बॉयज लिख दिया, तो वो ज़्यादा हो गए ना, एक से ज़्यादा होंगे तभी तो एस या एस लगा के उसका प्लूरल बनाएंगे अपने। अब मेरे को बताइए यहाँ इनके बाद में अगर प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब रखनी है तो वर्ब रखनी है, जैसे मेरे को प्ले रखनी है, ये जो प्ले वर्ब है इसको अपने को रखना है। अब बताओ एस या ईएस कौन कौन से के साथ में लगाओगे? अगर ये प्ले आपको यहां इसके साथ में रखनी पड़ जाए तो क्या लगाओगे? एस या ईएस लगाओगे या नहीं लगाओगे? कि एस या ईएस लगाएंगे। क्या लगेगा? प्ले के साथ में एस लगेगा या ईएस लगेगा? कि प्ले के साथ में एस लगेगा। सी के साथ में कि सी के साथ में भी एस लगेगा। इट के साथ में कि इट के साथ में भी एस लगेगा। और राहुल के साथ में कि राहुल के साथ में भी लगेगा। और आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन हो, यानी ये सारे अगर हमारे पास में सब्जेक्ट के रूप में हो तो भी ये प्ले है तो वो प्ले की प्ले रख दो। बस इतनी सी कहानी की मैं बात कर रहा हूँ। ये प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं जिनके लास्ट में क्या आता है? ता है, ती है, ते है। अब आप में से जिनके पहले से थोड़ी बहुत समझ में आ रखी है उनको ये लगता होगा कि अच्छा ता है, ती है, ते हैं वाले वाक्य, तो उनको मैं बता दूं, आपको शायद याद नहीं होगा, आपकी जब इनिशियल स्टेज थी उस इनिशियल स्टेज के अंदर आप ही यही बातें किया करते थे। अब जाके आप इस स्टेज के ऊपर आए हो कि भाई ता है, ती है, ते हैं, आऊँ टेंस आवें के आऊँ आवें टेंस। आप अपना टाइम याद करिए, जब आप शुरुआती स्टेज पर थे तब कहाँ थे, और अभी आप बात करने लगे हो एडवर्ब की। इससे पहले आपने एडवर्ब की बात नहीं की थी। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो एडवर्ब फिर एक दिन का चैप्टर होता है, वो ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं होता है। शुरुआती बातें यही होती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने कहा था कि दूसरे प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर अपने को क्या करना होता है? ईच, आर और एम का यूज करना होता है। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, ईच, आर और एम का यूज करना होता है, और वो भी प्रेजेंट सिंपल के अंदर यूज करना होता है। कि क्या बात करें, ये तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर देखा है। नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस वो तब होगा या प्रेजेंट
प्रोग्रेसिव टेंस वो तब होगा जब आप उसके बाद आने वाली मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगा देते हैं। अगर आपने उसके बाद आने वाली, उसके बाद में अगर मेन वर्ब के रूप में कोई और वर्ब नहीं आ रही है, अगर ये इज, आर, एम यही मेन वर्ब हैं, तो इसके साथ में इनको अपने प्रेजेंट सिंपल में मानते हैं, क्योंकि ये वर्ब की बेस फॉर्म ही तो होती है बी की, और बी की बेस फॉर्म ही प्रेजेंट सिंपल के अंदर आती है, चाहे वो मेन वर्ब की बेस फॉर्म हो चाहे बी की बेस फॉर्म हो। तो इनके लास्ट में है आता है और कोई भी एक्शन नहीं हो रही होती है। कहने का मेरा मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट या फिर कॉम्प्लीमेंट भी जिनके समझ में नहीं आए, आप यूं सोच लेना इनमें कोई एक्शन नहीं हो रही होती है, केवल और केवल स्टेट बता रहे होते हैं। जैसे मैं यूं कहूं कि वह खुश है, वह खुश है, वह राम है, मैं खुश हूं। ठीक है। अब यहां पे ये इन सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि कोई काम तो हो ही नहीं रहा है। वह राम है में वह राम, काम क्या हो रहा है इसके अंदर? सब इस प्रकार के सेंटेंसेस के अंदर जब कोई काम नहीं हो रहा हो, केवल स्टेट बताई जा रही हो, कहने का मतलब स्थिति बताई जा रही हो कि उसके माइंड की पोजीशन क्या है, उस चीज़ को बताया जा रहा हो, या कोई चीज़ है वो उसकी पोजीशन क्या है वो चीज़ बताई जा रही हो, तो उन सेंटेंसेस के अंदर अपने इज या आर या एम काम में लेते हैं सब्जेक्ट के बाद में, यानी इज, आर या एम काम में ले लेंगे और सबसे पहले अपने सब्जेक्ट रख देंगे और बाद में जो चीज़ है उसको आप रख दीजिए अदर को, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब आई बात की भाई ये इज किसके साथ में आएगा, तो वही बात आप एस या एस किसके साथ लगा रहे थे, ही, सीट और सिंगुलर नाउन के साथ में लगा रहे थे ना, तो उसके साथ एस लगा रहे थे, एस या एस। और इनमें से देख लो एस या एस किसके साथ में, ये रहा एस इसके साथ में है ना, तो ये ही सीट वाले के साथ में ये लगा दो, ये अच्छा। और आर किसके साथ में लगेगा, वहां से एक यू आई को छोड़ दो, आई को जो मिलो नैरो ही रहेगो प्रेजेंट के अंदर, तो आई को छोड़ दो। आई को छोड़ते ही आपने देखा कि यहां पे जैसे मैं कहूं यू, वी और दे, या फिर कोई प्लूरल नाउन हो, अगर प्लूरल नाउन हो तो इनके साथ में अपने क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर। और आई के साथ में अपने क्या लगा देंगे, एम लगा देंगे। तो इतनी सी कहानी है कि आई के साथ में एम, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन के साथ में आर, और ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ में क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। कि अच्छा, तो यहां पे वह खुश है तो ही आ गया ना, ही। और अब ही के साथ में आप क्या लगाओगे, इज, आर या एम, ही के साथ में इज। और खुश को क्या कहते हैं, हैप्पी, तो ही इज हैप्पी। ही इज हैप्पी का मतलब वो खुश है, वो राजी है। दूसरा सेंटेंस है वो राम है, राहुल है, जो भी है, तो ही इज, वो की है, राम है, ही इज राम। मैं खुश हूं, तो आई के बाद में सब्जेक्ट आ गया ना आई, तो इसके बाद में एम और हैप्पी, मैं खुश हूं। अब बताओ तुम खुश हो का क्या बनाओगे, यू, और यू के साथ में देखो अब क्या आएगा, आर, तो यू आर हैप्पी, ओए हैप्पी। हम खुश हैं तो वी आर हैप्पी, और वो दुखी हैं, वे दुखी हैं, दे आर सैड, वो दुखी हैं, हम खुश हैं। ये लो, बताओ ये जो सही है, स्याही है, इंक है, ये काली है, तो इट
इज ब्लैक, ये कैसी है, काली है। इट इज ब्लैक, इट्स ब्लैक। या ये अगर लाल होती तो क्या होता, इट इज रेड। अब देखो, अगर ही के साथ में यानी मेल है तो ही, फीमेल है तो सी, और अगर न्यूट्र है तो क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा। यानी मैस्कुलाइन के साथ में ही, फेमिनाइन के साथ में सी, और न्यूट्र जेंडर के साथ में इट आ जाएगा। तो ये न्यूट्र जेंडर ही तो है, इसके लिए इसके साथ में अपने ने क्या लगा दिया, इट लगा दिया। तो आप इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस को जो प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड हैं उनको आप इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करके देखिए। ज़्यादा बड़े सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप अगर ट्रांसलेट करते हैं तो इससे बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।